नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो आज की क्लास रहने वाली साइंस की। साइंस के जो 15 क्वेश्चंस आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों के बेसिस के आधार पर आपकी क्लास रहने वाली। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 की तैयारी करें तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। आपको डेली दो क्लासें देखने को मिल रही है, एक तो जीके की क्लास चल रही है और एक साइंस की, और कभी कभी एक क्लास आती है तो उसमें आपको जीके एंड जीएस सम्मिलित क्लास मिलती है, ठीक है। तो चलिए आज की साइंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं हो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स जो मिनट है वो बता रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचने में लगभग जो समय लगता है वो वैसे तो 8 मिनट, कितना 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं ऊपर। कभी कभी यहाँ पे 22 सेकंड बता दिया जा रहा है और कभी कभी 30 सेकंड भी बताए जा रहे हैं, यानी कि 8.5 मिनट के आसपास। तो यहाँ पे जो सही मिलान हो रहा है यहाँ पे 8 मिनट है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको दिया जा रहा है कि 8 मिनट और इसके ऊपर 22 मिनट हो या फिर 30 मिनट, तो वही आपको सही करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है आपको ऊपर सेकंड नहीं दिए जा रहे हैं तो आपको 8 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको सही करके आना है। ऑप्शन नंबर पहला सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि किसके कारण आकाश का रंग है जो नीला दिखाई पड़ता है। सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ जाएगा कि किसके कारण आकाश का जो कलर है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विक्षेपण के कारण। तो जो आकाश का है जो रंग नीला दिखाई देता है तो उसका कारण होता है प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। अगला है कि प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि मानव नेत्र को भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए बताना है कि यहाँ पे मानव नेत्र का वो भाग जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो पतले कॉर्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर या फिर पतली पर, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है रेटिना पर। कहाँ पे? रेटिना पर बनता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगर बात करें कॉर्निया की, तो ये कॉर्निया है जो दान में दिए जाने वाला अंग होता है। जो आंख का दान में दिए जाने वाला अंग होता है वो कॉर्निया के दिए जाता है। किसका? कॉर्निया को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। जो डॉक्टर के द्वारा रोगियों के दांत देखने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तल दर्पण है, अवतल है, समतल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग कौन सा करता है। तो जब कौन सा? अवतल, बिल्कुल अवतल करता है। जब छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और बड़ी वस्तुओं को छोटे में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। डायोप्टर किसकी इकाई है? आपको बताना है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो लेंस की समता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता को या फिर ध्वनि की तीव्रता को। तो डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर है लेंस की समता। लेंस की समता की इकाई क्या है? डायोप्टर है। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम या फिर चांदी है। तो यहाँ पे विद्युत का जो सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है वो चांदी है। क्या है? चांदी है। लेकिन चांदी को हम प्रयोग में नहीं करते हैं, फिर भी किसको करते हैं? तो तांबे को करते हैं, क्योंकि चांदी है वो महंगी होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तांबे का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चांदी। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। इसमें से कौन सा है वो अर्धचालक की श्रेणी में नहीं आता। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम या फिर आर्सेनाइक है। तो यहाँ पे जो तीनों है वो अर्धचालक है। क्या है? तीनों में ये अर्धचालक है, लेकिन आर्सेनिक है वो एक अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध को, केवल धारा को, केवल वोल्ट को या फिर धारा और वोल्टता दोनों को। ओम का नियम में किसको परिभाषित करता है। तो ओम का नियम है वो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। किसको? धारा और वोल्टता को, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बिजली का जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट है वो किस तत्व का बना होता है। तो कॉपर का, आयरन का, लेड का या फिर टंगस्टन का बना होता है। तो वो बना होता है टंगस्टन का। बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बेझिझक होकर करके आना है टंगस्टन, ठीक है। चलिए अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। हॉपकिंस ने, रोंटगन ने, मार्कोनी या फिर मोर्स ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और रिपीट भी होता रहता है। विद्युत बल्ब के आविष्कार किसने किया था, बताइए। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने वाले कौन थे। जे एल बेड, जे बी रेज, थॉमस एल्वा एडिसन या फिर मार्कोनी। तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार करने वाले थे वो तो थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो
अब आपको अम्ल कौन से अम्ल वो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं, प्रोटॉन देता है या फिर OH आयन देता है। बताइए कि अम्ल होता है वो पदार्थ होता है, तो अम्ल वो पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल देता है प्रोटॉन को देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि पीएच मान निर्धारण किसने किया था? जो 1909 ईस्वी में, कब? 1909 ईस्वी में पीएच स्केल है पावर हाइड्रोजन, इसका निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? लेवोजियर ने, प्रिस्टल ने, कैवेंडिश या फिर सोरेनसन ने? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने पीएच मान का निर्धारण किया। कब किया? 1909 ईस्वी में। आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेडेड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम बताना है। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और एक होता है सीएनजी। क्या होता है सीएनजी? उसका पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कॉन्क्वर्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर इसका पहला। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? पीट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को, एंथ्रासाइट को। कोयले के चार प्रकार हैं। कितने? चार प्रकार हैं, जो चारों आपके सामने हैं। जो और उसमें से किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से एंथ्रासाइट को जाना जाता है। किसको? एंथ्रासाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास यानी कि चेचक के लिए टीके की खोज किसने की थी? तो मिल्स्टन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर या फिर वाक्समैन ने। तो चेचक के लिए टीके का विकास किया था, वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। सी आंसर जो भी बता रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या उतनी है, कितनी होती है? देखिए, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 के पास होती है। और जब वो बच्चा वयस्क हो जाता है यानी कि मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उस समय उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उस समय हड्डियों की संख्या उसमें हो जाती है 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206। और जन्म के समय कितनी होती है? जन्म के समय उसके 300 के आसपास होती है, ठीक है, 300 होती है। तो मानव शरीर में, जो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यहाँ पे देखिए खोपड़ी में पूछा है, न कि पूरे मस्तिष्क, न कि पूरे सिर में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे खोपड़ी में पूछा है तो आपको सोच समझ के आंसर देना है। तो खोपड़ी में अस्थियों की, हड्डियों की संख्या होती है वो 8 होती है। और कपाल में कितनी होती है? कपाल में होती है 14। और पूरे सिर में कितनी होती है? तो इनको जोड़कर 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला है कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कोशिका में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका में पाया जाने वाला एक अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। तो बस आज के सेशन में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन से। चैनल को आज से ही क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आपको डेली बेसिस के आधार पर आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए क्लासेस देखने को मिलती थी। और आगे भी जितने भी एसएससी एग्जाम है, एमटीएस हैं, ठीक है, उनके लिए क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिलती रहेंगी। तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।